जी, तो पिछले सत्र से कोई भी प्रश्न हो तो हम एक बार उसको पहले रिस्पॉन्ड कर देना चाहेंगे, फिर उसके बाद हम आगे चर्चा को शुरू करते हैं। माइक दे दीजिएगा प्लीज। नमस्कार अभी। नमस्ते। सुबह वाला जो सेशन था उसमें जो रिफ्लेक्शन किया तो एक क्वेश्चन दिमाग में ये आया कि अगर ये हो रहा है साउंड थोड़ा। जी। अगर हमारे व्यवहार, विचार और समझ ये तीनों में हम जिम्मेदारी कैसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि अगर मान लो मैं समाज की व्यवस्था के रूप में देखूं तो वो जिम्मेदारी का एक स्वरूप या मूल्य एक अलग है। अगर मैं व्यवसाय के रूप में देखूं तो वो एक अलग है। कैसे, मैं उसका एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर मैं व्यवसाय के रूप में जाता हूँ, मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है जहाँ पे बताया जाता है कि ये वाली आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी अकाउंटेबिलिटी है, आपकी ऑथोरिटी है। जबकि समाज वाली व्यवस्था में मैं जाता हूँ तो जब मैं शादी किया था तब मेरे को कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला था कि आपकी कल से ये जिम्मेदारी है। तो अगर मान लो कि मूल सहज स्वभाव में या भाव में या विचार में या व्यवहार में मानव सहज में उस जिम्मेदारी को कैसे डिफाइन करता हूँ, क्या अपना ये दर्शन इस पे कुछ प्रकाश देता है या नहीं देता? बढ़िया। प्रश्न ये पूछ रहे कि जिम्मेदारी को इसमें कैसे डिफाइन करते हैं। व्यवसाय की जगह से जब तो हम कोई जॉब ज्वाइन करते हैं, एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी लिखी होती है कि आपकी जिम्मेदारी किन चीज़ों पर। घर में वो लिख के तो नहीं देते हैं एक दूसरे को, बात सही है, लेकिन जब भी कोई गलती होती है तो कहते हैं जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं, तुम्हारे कारण हुआ, जिम्मेदार तो इसके लिए तुम। अगर आप पूछेंगे कि जिम्मेदारी कैसे डिफाइन होती है और क्या जिम्मेदारियां होती हैं किसी भी जगह पर, तो जो आपने संबंध का उदाहरण लिया ना, जिस संबंध में भी हम जीते हैं वो संबंध बेसिकली अगर देखिएगा, अगर परिवार के अंदर का संबंध है तो परिवार के व्यवस्थित होकर के रहने के संदर्भ में है कि पूरा परिवार एक हार्मनी में बना रहे, और परिवार के हार्मनी में रहने के लिए जितने तरह की भी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत है वो पूरे परिवार में हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर इस वर्कशॉप को हम कंडक्ट करना चाह रहे हैं तो इस वर्कशॉप को कंडक्ट करने की जगह से कुछ लिस्ट ऑफ वर्क्स हैं जो हम सबको करने की जरूरत है। काम की जगह से देखिएगा तो कुछ काम है जो हम सबको मिलकर करने की जरूरत होती है। तो जिम्मेदारी का जो बेसिक डिफाइन होता है वो तो जिस ऑर्डर के सिस्टम पर हम बात कर रहे हैं उस सिस्टम के हार्मनी में बने रहने के लिए क्या जरूरत है। तो परिवार के हार्मनी में बने रहने के लिए जिन कामों की जरूरत है वो वहाँ डिफाइन होता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करने जाते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के हार्मनी में बने रहने के लिए जिन कामों की जरूरत है वो वहाँ एक भागीदारी के रूप में डिफाइन होता है। व्यवसाय से इसमें अंतर इतना है कि जब व्यवहार और संबंध वाले मुद्दे पर बात करने जाते हैं तो ये जिम्मेदारी सिर्फ कुछ काम करने तक ही सीमित नहीं होती है, बल्कि भाव के ठीक रखने के अर्थ में भी है। मैं सुविधा के रूप में खूब ध्यान रखूं सुबह से शाम तक आपका, पानी लाके भी दे दूं, खाना लाके भी दे दूं, कपड़े का भी इंतजाम कर दूं, सब ध्यान रखूं आपका। शाम को एक बात कह दूं कि ये नालायक हमारे ही सिर पड़ना था, कितना दिन झेलेंगे इसको। ये वाक्य सुनने के बाद आगे से आपका हमारे साथ रहने का मन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो ये इस बात को बताता है कि संबंध में एक बड़ी जिम्मेदारी भाव की भी, और कुछ निश्चित भाव हैं जो संबंध में हम एक दूसरे से चाहते हैं। जैसे आप अपने से ही पूछ के देखिए कि परस्परता में
एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में जीते हुए विश्वास का भाव, ट्रस्ट आपको स्वीकार होता है या मिसट्रस्ट और अविश्वास स्वीकार? रेस्पेक्ट, सम्मान का भाव आपको नेचुरली एक्सेप्टेबल होता है रिलेशनशिप में, या कोई अपमान करता है तब ठीक लगता है? स्नेह के भाव से कोई आपके साथ जीता है तब आपको ठीक लगता है, या द्वेष और विरोध आपके साथ करता है तब आपको ठीक लगता है? उत्तर बहुत साफ है। तो संबंध की जगह से जिम्मेदारी को जब पहचानने जाते हैं तो ये फीलिंग्स के रूप में एक दूसरे के साथ ठीक जीना, ये हम सब की जिम्मेदारी में आ जाता है। काम तो फिर भी हो सकता है घर के 2 आप करें, मैं करूं, 4 कोई और करे, 5 कोई और करे, लेकिन भाव की जगह से तो चॉइस किसी के पास नहीं दिखता। मैं दिन भर आपके साथ खूब स्नेहपूर्वक जीऊं, शाम को विरोध की 2 बातें बोल दूं, दिन भर आपके साथ सम्मान पूर्वक जीऊं, शाम को अपमान की 3 बातें बोल दूं, अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो संबंध में कुछ भाव की जो एक्सपेक्टेशंस हैं हमारे में एक दूसरे से, ये तो सबकी जिम्मेदारी में आता है। क्योंकि एक क्षण के लिए भी मैं आपका अपमान करता हूं, आपको तकलीफ होती है। खाने पीने में तो फिर भी ऐसा होता है कि मीठा खा लिए ना, थोड़ी देर के बाद लगता है कुछ नमकीन हो जाए पीछे। भाव में ऐसा नहीं लगता है कि दिन भर बहुत सम्मान हो गया, अब शाम को थोड़ा अपमान हो जाए। दिन भर बहुत स्नेह से जीना हो गया, अब शाम को थोड़ा विरोध हो जाए। तो कुछ निश्चित फीलिंग्स के साथ जीना, कुछ सर्टेन डेफिनिट भावों के साथ जीना, ये तो हम सब की जिम्मेदारी में आता है। और जब हम संबंध को एक्सपेंड करेंगे तो उन भावों को और डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए तो मैं विश्वास, सम्मान, स्नेह, ऐसे कुछ भावों के नाम लेके कह दे रहा हूँ कि ट्रस्ट की फीलिंग, रिस्पेक्ट की फीलिंग, अफेक्शन की फीलिंग, ये फीलिंग है जो रिलेशनशिप में हम एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं। सुविधा के रूप में हम कितना भी ध्यान रख ले एक दूसरे का, सेवा के रूप में हम कितना भी ध्यान रख ले एक दूसरे का, लेकिन अगर ये फीलिंग्स इंश्योर नहीं हो रहे हैं एक दूसरे के लिए ना, तो हमको ऐसा लगता है जैसे सोने के पिंजरे में ही सही कैद हो गए। और हाथ में लगी हुई जो हथकड़ी है, ये लोहे की हो कि सोने की हो, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, बंधन तो बराबर है। तो अगर संबंध में ये फीलिंग्स, ये भाव एक दूसरे के साथ नहीं होते ना, तो हमको जुड़ाव नहीं महसूस होता, कनेक्टिविटी महसूस नहीं होती एक दूसरे के साथ, वो आत्मीयता और अपनापन महसूस नहीं होता। तो भले हम एक ही घर में रहने का काम कर रहे हों, लेकिन अगर वो आत्मीयता नहीं महसूस हो रही, वो जुड़ाव नहीं महसूस हो रहा, तो हम माइल्स अपार्ट होते हैं एक दूसरे से, मीलों दूर होते हैं, और उसमें एक खालीपन, एक अभाव हमेशा लगता रहता है। तो संबंध की जगह से जब देखते हैं तो भावों को निभाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम सब के ऊपर आती है। इवन फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए भी उसमें से कोई भाव ब्रेक हो जाए, कठिनाई। तो भले लिख करके साइन नहीं किए हो हम एक दूसरे के साथ, बट वो बाय डिफॉल्ट म्यूचुअली अंडरस्टूड कि ये भाव के निर्वाह की तो जरूरत है ही। दूसरा, काम करने की जगह पर कौन कौन सी जिम्मेदारियां होंगी किसकी, ये तो म्यूचुअली डिस्कस करके डिसाइड किया जा सकता है। परिवार के रूप में भी और समाज के रूप में भी हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे यही वर्कशॉप कंडक्ट करने की बात है, तो हम लोगों ने मिल करके परिवार के रूप में कुछ डिसाइड किया है कि फिर रजिस्ट्रेशन का काम कौन देखेंगे, माइक का काम कौन देखेंगे, साउंड सिस्टम कौन देखेंगे, कैमरा कौन देखेंगे, भोजन के इंतजाम को कौन देखेंगे, टाइम हो गया है तो सेशन शुरू करने की जिम्मेदारी को कौन देखेंगे, अनाउंसमेंट्स को कौन देखेंगे। ये हम लोगों ने म्यूचुअली आपसी सहमति से तय करने का काम। जैसे किसी इवेंट के लिए इसको हमने किया है, वैसे ही परिवार की जगह से भी इसको डिसाइड करने की जरूरत है, समाज की जगह से भी इसको डिसाइड करने की जरूरत है। तो या तो ऐसा हो जाए कि बाय डिफॉल्ट सिस्टम में धीरे धीरे वो तय हो जाए, या हम साथ मिल बैठ करके
उसको म्यूचुअली डायलॉग करके, डिस्कशन करके, चर्चा और संवाद करके एक दूसरे के साथ इसको तय कर सके, इसकी जरूरत है। और अभी भी बहुत फॉर्मली हम उसको नहीं भी करते हैं, तब भी आपको दिखेगा कि इनफॉर्मली तो उसके तय होने का काम हो ही जाता है एक लेवल पर। कम से कम जब हम साथ रहना शुरू करते हैं, पहले कुछ महीने में ये बात डिसाइड धीरे धीरे हो ही जाती है कि कौन सा काम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, कौन सा काम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिफाइन होता ही है। उसको जितना होके हम कर लें, जितना ऑर्गेनाइज ढंग से म्यूचुअली डिस्कस करके हम कर लें, उतना अच्छा है। ओवरऑल ये फिक्स है कि परिवार की सारे काम हम ही लोगों को मिल करके करने। और मैं हमेशा एक बात कहता रहता हूँ कि जितना हमारे ऊपर दूसरे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर उससे ज्यादा मैं कर रहा हूँ तो मैं परिवार के लिए सपोर्ट, सहयोग, एसेट, जितना परिवार के बाकी लोग हमारे लिए कर रहे हैं, अगर मैं रिटर्न में उससे ज्यादा कर पा रहा हूँ तो मैं परिवार के लिए सपोर्ट हूँ, एसेट हूँ, सहयोग। अगर जो लोग हमारे ऊपर जितना कर रहे हैं उससे बहुत कम मेरा योगदान है या उससे कम मेरा योगदान है, तो मैं परिवार के लिए लायबिलिटी, बोझ। और आप अपने से पूछ करके देख लीजिए कि आपको एक परिवार के रूप में, एक संस्था के रूप में, एसेट के रूप में होकर के जीना स्वीकार होता है या लायबिलिटी और बोझ के रूप में जीना स्वीकार होता है। देख सकते हो। तो डिफाइन ऐसे होता है। अभी एक एक करके इन हर लेवल पर जब हम परिवार की बात करेंगे तो परिवार के फीलिंग्स को एक्सपेंड करने का काम करेंगे। जब समाज की चर्चा करेंगे तो समाज में जो सिस्टम्स हैं उसमें क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्या हमारी भागीदारी बनती है, उसको हम डिफाइन करने का काम करेंगे। ऐसे ही जब नेचर के साथ जीने जाते हैं तो वहां हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, उसको हम डिफाइन करने का काम करेंगे। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने का जो कमिटमेंट हमारा बनता है, जो निष्ठा, जो उत्साह बनता है, वो बनता है संबंध को देखने से, जुड़ाव को देखने से। मैं हर बार ये उदाहरण देता रहता हूँ कि जिनके साथ आपको बहुत संबंध महसूस होता है, जुड़ाव महसूस होता है, स्नेह का भाव महसूस होता है, वो घर आते हैं ना तो उनके लिए चाय नाश्ता देना बोझ नहीं लगता, बल्कि खुशी होती, खुशी होती। अगर वो संबंध नहीं दिख रहा हो, वो जुड़ाव नहीं दिख रहा हो, वो अपनापन नहीं दिख रहा हो, वो स्नेह का भाव नहीं दिख रहा हो, चाय नाश्ता हम फिर भी देते हैं, घर में आ गए हैं इसलिए शिष्टाचार, घर के किसी दूसरे लोग के रिलेटिव हैं इसलिए, लेकिन वो करते हुए पूरे समय हमको एक बोझ महसूस होता रहता है कि ये आफत कहाँ गले पड़ गई। तो जितना जितना ये संबंध हमको दिखता है, संबंध में जुड़ाव दिखता है, आत्मीयता दिखती है, अपनापन दिखता है, उतनी दूर तक हमको जिम्मेदारी को निभाने का मन होता है। जहां जहां हमको वो संबंध नहीं दिखता है, वो जुड़ाव नहीं दिखता है, वो अपनापन नहीं दिखता है, वो आत्मीयता नहीं दिखती है, वहां वहां निभाने का बहुत कमिटमेंट भी नहीं बनता है। तो विकसित मानव और शिक्षित मानव, माइक सबसे पहले माइक, क्योंकि बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आप सुनाई दे देगा। विकसित मानव और शिक्षित मानव में क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंस है, और दोनों की समाज के प्रति क्या क्या जिम्मेदारी है, इसके ऊपर। आज के दिन जिसको शिक्षित मानव कहते हैं उसको तो साक्षर मानव कहना ज्यादा ठीक है। कुछ अक्षर ज्ञान है, लिखने पढ़ने की कुछ कला है, कुछ एनालिटिकल एबिलिटी को हमने डेवलप कर लिया है। आज के दिन की शिक्षा तो वही दे रही हूँ। तो अगर आप पूछेंगे सिमिलरिटी क्या है, तो एक समझदार आदमी भी और आज का पढ़ा लिखा आदमी भी, भाषा तो दोनों को आनी चाहिए, ठीक, बोलना तो ठीक आना ही चाहिए, सुविधा के उत्पादन का ढंग भी ठीक से आने की जरूरत है। इतने भर की सिमिलरिटी दिखती है। सही अर्थों में एक विकसित मानव को जब देखने जाते हैं तो इतना सारा डायमेंशन उसके जीने का दिखता है। तो समझ की जगह पर स्वयं, परिवार, समाज, प्रकृति और अस्तित्व की हार्मनी को ठीक ठीक समझ सके,
भाव की जगह पर ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अफेक्शन इन भावों को अपने लिए इंश्योर करने का काम कर पा रहा है। विचार उसके समाधान के अर्थ में चलते हैं, न कि समस्या का रोना गाना। व्यवहार में न्याय को इंश्योर करता है, न कि लूट खसोट और अन्याय को। तो विकसित मानव ये नहीं कर रहा है तो डिग्री कितनी भी मिली हुई हो, कितने भी बड़े पद पर हम बैठे हुए हो, देश के प्रधानमंत्री हो गए हो कि राष्ट्रपति, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अपना खालीपन, अपना अभाव, अपनी पीड़ा नहीं मिटती है अगर जीने के ये डायमेंशंस ठीक नहीं हुए। और आज शिक्षा के नाम पर तो हम इस व्यवसाय वाले सर्कल को ही, नौकरी या व्यापार, जॉब या बिजनेस, उस सर्कल को ही करने में कॉम्पिटेंट बन जाए। शिक्षित मानव का मतलब तो मोरलेस इतना ही रह गया है। अगर नौकरी और व्यापार के अच्छा होने का आश्वासन खत्म हो जाए ना, तो मिल के देखना चाहिए कि कितने माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहेंगे और कितना बच्चा उसमें जाना चाहिए। तो जब हम विकसित मानव कह रहे हैं तब तो इस पूरे डायमेंशन से कह रहे हैं। और जितना इस फैल को देखने जाते हैं उतना दिखता है, जो मैं पहले सेशन में भी कह रहा था, कि परिवार में हम एक दूसरे से जुड़े हुए ही। एक बच्चा पैदा होता है तो किसी संबंध में ही पैदा होता है। पैदा होने के साथ ही माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, ताऊ बुआ, ये सब डिफाइन हो जाते हैं, परिभाषित हो जाते हैं अपने आप। जैसे ही एक बच्चे ने जन्म लिया, ये सारे संबंध उसके साथ जुड़े ही होते हैं। इसी तरह से हवा, पानी, मिट्टी को उसको प्रयोग करना ही है। भोजन उसका इसी पेड़ पौधों से आना है। जन्म के साथ ही ये तय हो गया कि इस हवा को लेने वाला है, पानी को प्रयोग करने वाला है, उसी पेड़ पौधे से उसका भोजन आने वाला है। तो ये जुड़ाव तो उसका हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधों के साथ है ही। जितना और फैल करके देखते हैं ना, उतना ये बात दिखता है कि परिवार के बाहर का जो समाज है वो भी हमारे रोज के जीने को आज के दिन इन्फ्लुएंस कर ही रहा है। हमारे घर का 4 और 5 साल का छोटा बच्चा भी खाना क्या खाएगा, ये मीडिया, एडवर्टाइजमेंट, इंटरनेट और उसके फ्रेंड सर्कल से तय होता है कि नहीं। वो कपड़े किस तरह के पहनेगा, 5 साल का बच्चा खिलौने किस तरह के खरीदेगा और कपड़े किस तरह के पहनेगा, ये भी मीडिया, टेलीविजन, एडवर्टाइजमेंट और उसके फ्रेंड सर्कल से तय होता है। तो समाज को इतना गहरा घुसा हुआ है आज के दिन हम सबके अंदर। मुद्दा है ध्यान देकर के उसको पहचानते हैं और वो संबंध दिखता है तो जिम्मेदारी दिखती है समाज के लिए। वो संबंध पर ध्यान नहीं जाता है, वो आंखों पे पट्टी लगी हुई है, तो फिर जिम्मेदारी भी नहीं महसूस होती। लगता है होता है कहीं कुछ भी, हम मुझे क्या। लेकिन बहुत बारीकी से देखेंगे ना तो जितना युवावस्था में कोई होता है, 12, 15, 16, 18, 20 साल की अवस्थाओं में आप देखेंगे तो कहीं न कहीं समाज के ठीक होने की पीड़ा हम सबके मन में होती है। किसी लेवल पर हम सबको लगता है कि इसको तो ठीक होने की जरूरत है और कुछ तो ठीक होना चाहिए। वो तो जैसे जैसे हम तथाकथित साक्षर और समझदार होते जाते हैं ना, वैसे वैसे ये धीरे धीरे समझ में आता है कि अपना घर परिवार चलाना ही मुश्किल है, समाज का बोझ खोल ले। फिर वो बोझ लगने लगता है, बोझ लगने लगता है। अगर हम अपने परिवारों में तृप्ति पूर्वक जीने के काम को कर पाएंगे ना, तो समाज में भागीदारी करना हमारे लिए बहुत नेचुरल एक्सप्रेशन है। आप अपने में भी जब संतुष्ट, सेटिस्फाइड रहते हैं और जिंदगी में प्रसन्नता रहती है तो जिनके साथ भी आप जीते हैं उस प्रसन्नता को बांटना ही चाहिए। हमारे अंदर अगर वो तृप्ति है, वो प्रसन्नता है, वो खुशी है, तो जिनके साथ भी हम जीते हैं हम उसको बांटना ही चाहिए। तो परिवार के रूप में भी अगर हम तृप्ति पूर्वक जीने के काम को कर पाएंगे तो नेचुरल एक्सप्रेशन के रूप में वो तृप्ति समाज में बटेगी। तो जितने फैल करके हम वो संबंध को देखते हैं,
निभाने का कमिटमेंट उतना आता है। और थोड़ा बारीक बारीक करके इसको देखते जाएंगे ना, तो ये दिखता है कि जैसे हवा पानी मिट्टी से हम जुड़े हैं, तो ये हवा पानी मिट्टी तभी ठीक रह सकती है जब पूरे धरती का वातावरण ठीक हो। पेड़ पौधे तभी ठीक रह सकते हैं जब ये पूरे धरती का वातावरण ठीक हो। तो अल्टीमेटली इस पूरे धरती के साथ तो अपना जुड़ाव दिखता ही है, वो जिम्मेदारी दिखती ही है। और ये जिम्मेदारी जब सही अर्थों में हम संबंध को देख के करते हैं और वो कॉन्फिडेंस अपना होता है ना, तो बोझ नहीं लगता है, बल्कि खुशी देती है, खुशी देती है। आपका जहां भी दूसरे के साथ कोई संबंध महसूस होता है ना, वहां दूसरे के लिए कंट्रीब्यूट करना बोझ नहीं लगता। एक माँ को अगर अपने बच्चे के साथ वो संबंध, वो जुड़ाव, वो आत्मीयता दिखती है ना, तो खाना बनाना बोझ नहीं लगता, बल्कि खुशी देती, खुशी देती, प्रसन्नता मिलती। बहुत बार आप देखेंगे घर में बच्चे हो ना, तो जितनी वैरायटी से और जितना मन लगा के माँ खाना बनाती है, बच्चे घर से बाहर चले जाए तो ना उतनी वैरायटी बनती है, ना उतना मन लगता है। ये जो संबंध में जुड़ाव दिखना है ना, ये हमको मोटिवेट करता है उस भागीदारी को करने। और दो तरह की भागीदारी है संबंध। एक भावों से जुड़ा हुआ है, विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम जैसे भावों से, और दूसरा है घर के कुछ छोटे छोटे कामों को करने से। जो घर के जीवन में अलग अलग कामों की जरूरत है, उसको करने से। भाव सभी के लिए अनिवार्य है। काम हम सब अपनी योग्यता के हिसाब से, समय परिस्थिति के हिसाब से आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने का कर सकते, उसमें वेरिएशंस हो सकते। भाव में वेरिएशन नहीं चलता है एक क्षण के लिए। तो जो आपने कहा ना, विकसित मानव और साक्षर मानव, समानता तो इतनी ही दिखती है कि सुविधा का उत्पादन दोनों करने का सोचते हैं, भाषा दोनों को जरूरत पड़ती। उससे आगे जो ये समझ का, भाव का, विचार का, व्यवहार का ठीक होने वाला बात देखेंगे, वो तो आज के साक्षर मनुष्यों के बीच भी समस्या दिखाई देती है। अभी थोड़े समय पहले, महीने ही हुए होंगे, हरियाणा के डीजीपी ने सुसाइड किया। डीजीपी का पोस्ट अगर उस तरह से देखिएगा तो स्टेट का सबसे बड़ा पोस्ट पुलिस के मामले में, उससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता। देश की सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम जो है सिविल सर्विसेज का, उसको क्रैक करके आए हैं, पत्नी आईएएस। अब सामान्य अगर पढ़े लिखे होने की जगह से देखेंगे तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करने की सोच रहा है, तो जिंदगी में उसको कहीं कोई संभावना नहीं दिख रही होगी। तभी सब तरफ से जब हम अपना होप खो देते हैं, उम्मीद खो देते हैं, वो आशा भी नहीं बचती है, तभी कोई सुसाइड करता है। तो व्यवहार की समस्याओं को आप देखेंगे तो घर घर में दिखाई देता है, पढ़े लिखे हो या अनपढ़, एक से दिखाई देता है। डाइवोर्स के केसेस को देखिएगा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनपढ़ लोग ही फाइल कर रहे हैं, पढ़े लिखे शिक्षित लोग जो है ना, उनके यहाँ भी डाइवोर्स रेट भी उतना ही कई मामलों में ज्यादा भी शिक्षित। तो शिक्षित आज के दिन होने के बावजूद भी वो व्यक्ति आपको भाव के जगह पर गुस्सा करता हुआ, विरोध करता हुआ, अपमान करता हुआ दिखाई दे देगा। विचार की जगह पर समाधान को सोचने के बदले समस्याओं का रोना गाना करता हुआ दिखाई दे। व्यवहार में न्याय के बदले अन्याय करता हुआ दिखाई दे। और यहाँ समझ के बदले बहुत सारी अधकचरी मान्यताओं को अपने में ले करके, इकट्ठा करके जीता हुआ दिखाई दे। तो ये अंतर है एक समझदार या विकसित मानव में और एक तथाकथित शिक्षित मानव। कि शिक्षा इतनी नैरो डाउन हो गई है आज के दिन कि जो उसमें सफल नहीं होता उसको तो लगता ही है कि जिंदगी खराब गई। जो उसमें सफल भी हो जाता है उसको भी दिखता है कि पूरे शरीर में 100 और जगह घाव बने हुए हैं, 2-4 जगह के ही ठीक हुए हैं। और कोई प्रश्न तो नहीं? ठीक है, थैंक यू। कोई और प्रश्न हो, कमेंट हो, किसी बात पर चर्चा की जरूरत लगती हो तो एक बार बताइए उसको।
पूरा करके बढ़ना चाहेंगे। ठीक है, आगे चलें। या थैंक यू। अब हम आगे इस पर बात करना चाह रहे हैं कि पूरे वर्कशॉप में हम जो सारा डिस्कशन करेंगे उसकी जांच परख कैसे करनी है, करना क्या है उसका। जितनी सूचनाएं हम अभी देने का काम करेंगे, जितनी सूचनाएं आपको बाहर भी अलग अलग जगहों से मिलती रहती है, उसको प्रोसेस कैसे करें अपने में। क्योंकि अगर ये प्रोसेसिंग का काम नहीं करेंगे तो अलग अलग जगह से जितने इंफॉर्मेशन आते हैं सब हमारे में डंप होते जाते हैं और हमारे ही अलग अलग कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं। मल्टीपल कंपार्टमेंट्स अगर बन गए हमारे अंदर, अलग अलग खाने बन गए हैं, जब जो एक्टिव होगा तब वो वाला चले। तो वही व्यक्ति सुबह में बड़ा अच्छा व्यवहार करता हुआ दिखाई देता है, दोपहर तक में हालत ऐसी हो जाती है कि लगता है जो सामने मिलेगा उसी को थप्पड़ मारते हैं। ये जो बदलता जा रहा है सिचुएशन सुबह से लेकर दोपहर और शाम तक में, उसका एक बड़ा कारण ये है कि हमारे अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट्स बन गए हैं, अलग अलग तरह की मान्यताएं इकट्ठी हो गई हैं और जब जो उसमें से एक्टिव होता है वो चलता है। तो हम नेक्स्ट बात करना चाहेंगे इस पर कि ह्यूमन बीइंग का जो ये एस्पिरेशन है हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी के साथ जीना, ये गोल तो हमको दिख गया। इसके लिए हम सेल्फ को, फैमिली को, सोसाइटी को और नेचर या एग्जिस्टेंस को समझने का काम करेंगे। ये गोल तो दिख गया कि क्या समझना है, कैसे समझना है, उस प्रोसेस पर हम थोड़ा बात करना चाहते हैं। तो पहली बात ये कह रहे हैं कि जो भी यहाँ पर कहा जा रहा है उसको एक प्रस्ताव के रूप में लिया जाए, एक प्रपोजल के रूप में लिया जाए। Whatever is being said here, consider it as a proposal. Take it as a proposal. एक प्रस्ताव के रूप में लिया जाए। सही भी ना माना जाए उसको, गलत भी ना माना जाए। तो जो कुछ भी यहाँ कहा जा रहा है उसको एक प्रस्ताव के रूप में लिया जाए, एक प्रपोजल के फॉर्म में लिया जाए और ना तो सही माना जाए न गलत माना जाए। तो क्या किया जाए उसका, तो जांच परख करके देखा जाए, वेरीफाई करके देखा जाए। आप अपने से ही पूछ के देखिए, आप चीजों को जांच परख करके स्वीकारते हैं तब आपको संतुष्टि मिलती है, या बिना जांचे परखे कोई जबरदस्ती आपको मनवा दे और मानने के लिए जोर डाले, दबाव डाले, बाध्य करे, तब आपको संतुष्टि मिलती है। जांच परख करके स्वीकारें तभी जो आप कह रहे हैं। तो ये दिखता है कि जांच परख करके स्वीकारने से ही हमको संतुष्टि भी मिलती है और वही दिखता भी है अपने अंदर। हमारे भय से अगर आप किसी चीज के लिए हाँ कह भी रहे हैं ना, तो आप बाहर हाँ बोल रहे होते हैं, अंदर से तो ना ही बोल रहे होते हैं। हमारे भय से, हमारे दबाव से, हमारे जिद से अगर आप हाँ बोलेंगे भी तो बाहर हाँ बोलेंगे, अंदर से ना कहेंगे। थोड़ी देर के बाद आपको जैसे ही अवसर मिलेगा आप उसी पुराने ट्रैक पर ही जाके जिए, उसी पुराने ट्रैक पे जाके जिए। तो जांच परख करके चीजों को स्वीकारा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ये जांच परख कैसे करें, कैसे? तो उसके दो पैरामीटर हैं जिस पर हम एक एक करके बात कर लेते हैं। प्रिंट आउट तो आपको मिल गया है सभी लोगों को, थैंक यू। तो आप आराम से देख सकते हैं उसमें, जब कभी भी आपको अगर यहाँ नहीं दिखाई दे कोई चीज, फॉन्ट साइज किसी का छोटा हो जाए, तो आप अपने स्लाइड में आराम से उसको देख सकते। तो वेरिफिकेशन का दो बहुत सिंपल टूल है, और जो आपने पूछा था कि शिक्षित और समझदार होने में, हम लोग कहते हैं कि ये सारे वेरिफिकेशन को करने के लिए पढ़ा लिखा हो तो अच्छा है, ना पढ़ा लिखा हो तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि उसको चीजों की जांच परख करने का एक कॉन्फिडेंस तो रहता है।
ये पढ़ाई लिखाई तो कई बार इतने बोझ हमारे ऊपर दे देती है कि एक समय पे कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाता है कि कुछ समझ भी सकते हैं। मैं जब IIT में एडमिशन लिया ना, 12th तक हम ये मानते थे कि मैथ्स जो है वो समझने की चीज है और कंसेप्ट समझ लिया है, कोई भी सवाल पूछो बता दें। वहां जाके फर्स्ट ईयर में ये पता चला कि मैथ्स भी रट के जाना होता है। जिनको भी इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर का एक्सपीरियंस होगा ना, उनको ये बात बहुत अच्छे से दिखाई देती है कि वहां जाकर के मैथमेटिक्स भी रटने की चीज हो जाती है, जहाँ एप्सिलॉन डेल्टा रट के ही जाते हैं लोग और लिख के आते हैं। ऐसा क्यों? अब धीरे धीरे जाएंगे उस सिस्टम में तो दिखाई देगा कि किसी जगह पर हम इंफॉर्मेशन की बम्बार्डिंग बहुत ज्यादा कर देते हैं बेसिक कंसेप्ट्स को पकड़ने के बदले। तो इतने ज्यादा इंफॉर्मेशन सब तरफ से हमारे ऊपर डाल दिए जाते हैं कि प्रोसेसिंग को हमको अप्रोच ही नहीं पकड़ में आता है और नंबर लाना जरूरी है। तो फिर दूसरा उपाय ही समझ में आता है कैसे रट करके उसको निकालना। तो यहाँ ये बात कह रहे हैं, जांच परख का पहला तरीका ये है कि जो भी प्रस्ताव आपको दिया जाए उसको आप अपने से पूछ करके देखें कि whether this proposal is naturally acceptable to me or not। ये प्रस्ताव हमको सहज रूप में स्वीकार होता है। उदाहरण के लिए एक प्रस्ताव यह है कि मनुष्य की परस्परता में ह्यूमन रिलेशनशिप में सम्मान पूर्वक जीना ही हमको सहज रूप में स्वीकार है। एक प्रस्ताव यह है कि नहीं, मनुष्य के बीच में तो अपमान करना ही ठीक है। आप अपने लिए वेरीफाई करके देख लीजिए कि सम्मान के भाव के साथ जीना आपको सहज रूप में स्वीकार होता है या अपमान के भाव के साथ जीना सहज रूप में स्वीकार। ये हम भी होंगे अपमान बचपन से लेके आज तक 20 बार दूसरों का। दूसरों ने भी किया होगा हमारे साथ अपमान बचपन से लेके आज तक 20 बार। लेकिन 20 बार मैंने दूसरे का अपमान किया हो तब भी, 20 बार दूसरों ने मेरा अपमान किया हो तब भी हमको नेचुरली एक्सेप्टेबल क्या होता है, सहज रूप में स्वीकार क्या होता है? सम्मान के भाव के साथ जीना कि अपमान के भाव के साथ? सम्मान के भाव से जीना। ऐसे ही आप देखेंगे जिंदगी में हमने भी दूसरों का विरोध किया होगा, दूसरों ने भी हमारा विरोध किया होगा। ऐसा दसियों बार जिंदगी में एक दूसरे का विरोध करने के बावजूद भी हमको स्वीकार क्या होता है सहज रूप में? स्नेह के भाव के साथ जीना कि विरोध के भाव के साथ? स्नेह के भाव के साथ जीना। ऐसा एक एक जगहों पर आप देखते जाएंगे ना तो दिखेगा। संबंध के संदर्भ में जैसे मैंने विश्वास, सम्मान, स्नेह का पूछा, ऐसे ही आप शरीर के संदर्भ में भी उस फंडामेंटल प्रश्न को पूछ के देखिए कि आप शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं कि आप शरीर को बीमार करना चाहते हैं? स्वस्थ रखना चाहते हैं। आज भी 10 काम ऐसे कर रहे होंगे जिसके कारण शरीर बीमार कर रहा हो। सुबह से लेके शाम तक में 10 काम ऐसे कर रहे होंगे जिसके कारण शरीर बीमार पड़ रहा। लेकिन अगर आप अपने से पूछने जाएंगे कि सहज रूप में स्वीकार क्या है हमको, तो उत्तर यही आता है कि सहज रूप में स्वीकार तो शरीर को स्वस्थ है। ऐसे ही जिंदगी में 10 बार 20 बार हमने दूसरों के ऊपर क्रोध किया होगा, गुस्सा किया होगा, चीखने चिल्लाने का काम किया होगा, दूसरों ने हमारे ऊपर किया होगा। वो सब करने के बावजूद, दूसरों ने तो किया ही है, वो सब के बावजूद अगर आप अपने से पूछने जाए कि हमको क्रोध में रहना सहज रूप में स्वीकार होता है या शांति में रहना सहज रूप में स्वीकार, उत्तर दिखता है कि शांति। ऐसा एक एक प्रश्नों को पूछते जाए ना तो अपने में दिखता है कि जो हमको सहज रूप में स्वीकार है वही मेरे लिए सही है, जो मेरे लिए सहज रूप में स्वीकार नहीं है वो मेरे लिए सही नहीं, वो मेरे लिए सही नहीं। तो लाख बचपन से आज तक ये कहा गया हो कि अपमान करना तो जरूरी है, विरोध करना तो जरूरी है, उसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं।
अविश्वास तो करने की जरूरत पड़ती ही है, लेकिन वो सब के बावजूद, ये 20 जगह से सुनने के बावजूद अगर अपने अंदर पलट के देखने जाते हैं कि विश्वास के भाव में जीते हुए हमको सहजता महसूस होती है कि अविश्वास और शंका में, सम्मान के भाव में जीते हुए हमको सहजता महसूस होती है कि अपमान में, स्नेह के भाव में जीते हुए हमको सहजता महसूस होती है कि विरोध में। ये उत्तर अपने को दिखता है कि नहीं? तो पहला टेस्ट एकदम सिंपल है, अपने से पूछ करके देखना कि ये बात हमको सहज रूप में स्वीकार होती है। अगर वो बात हमको ही सहज रूप में स्वीकार नहीं है, दुनिया में किसी के लिए भी सही होगा, मेरे लिए तो नहीं है, इतना पक्का। क्योंकि अपनी ही सहज स्वीकृति के खिलाफ जब हम जीने जाते हैं ना, तो हमारी परेशानी होने की गारंटी है। तो एक टेस्ट एकदम सिंपल है, अपने से पूछ करके देखना कि ये हमको सहज रूप में स्वीकार है कि नहीं। और दूसरा टेस्ट ये है कि अगर ये सहज रूप में स्वीकार है तो उसको जी करके देखें, एक्सपीरियंशियल लेवल पर भी उसको हम वैलिडेट करके देख सकें। तो जी करके देखने में क्या टेस्ट करेंगे? तो जब हम जीने जाते हैं तो दूसरे मनुष्य के साथ व्यवहार करते हैं। दूसरे मनुष्य के साथ जो हमारा जीना है वो व्यवहार, जैसे अभी हम आपके साथ बात कर रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं, ये व्यवहार। घर परिवारों में भी एक दूसरे के साथ जो हम चर्चा करते हैं, ऑफिस में जो हम चर्चा करते हैं, ये सारी चर्चाओं को देखेंगे एक दूसरे के साथ व्यवहार। अगर उस व्यवहार को करते हुए मुझे भी सुख मिल रहा है, मुझे भी आराम मिल रहा है, मुझे भी तृप्ति मिल रही है और आपको भी तृप्ति मिल रही है, तो वो व्यवहार सही है। दो में से कोई भी परेशान हो रहा है, चाहे मैं परेशान हूं चाहे आप परेशान हो, वो व्यवहार सही नहीं। और दो में से कोई एक पक्ष अगर परेशान हो रहा है तो आज नहीं तो कल पलट के जवाब देने ही वाला है और झगड़ा होने ही वाला। तो पहला सिंपल टेस्ट है व्यवहार करने की जगह पर कि अगर हमको भी सुख मिलता है और जिसके साथ वो व्यवहार करते हैं उसको भी सुख मिलता है, तो वो प्रस्ताव सही है, वो बात सही है। फिर चाहे उसको 1 लोग जी रहे हैं तब भी सही है, 10 लोग जी रहे हैं तब भी सही है, सब जी रहे हैं तब भी सही है, और कोई नहीं जी रहा हो तब भी वही सुख है। तो एक हिस्सा है जीने में व्यवहार का, जीने का दूसरा हिस्सा है कार्य का, जो हम बाकी प्रकृति के साथ करते हैं। तो हवा, पानी, मिट्टी, धातु, कोयला, पेट्रोलियम, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इन सब के साथ जो हमारा इंटरेक्शन होता है, जो हम करते हैं, उसको कार्य कहा है, वर्क कहा है। वर्क विद द रेस्ट ऑफ द नेचर। रेस्ट ऑफ द नेचर के साथ जब हम वर्क करते हैं ना, तो उससे प्रोडक्शन की कोई वस्तु मिलती है। जैसे लैपटॉप बना है, बोर्ड बना है, पॉइंटर बना है, कैमरा बना है, कुर्सी बनी है, गद्दे बने हैं, घर बना है, ये सब का रॉ मटेरियल देखिएगा तो कहीं ना कहीं रेस्ट ऑफ द नेचर से ही आता है। ये जो मनुष्य के अलावा बाकी प्रकृति है, वहीं से वो आता है। एक दूसरे के साथ बैठ करके हम कितना भी अच्छा व्यवहार करें, चाय तैयार नहीं होने वाली उससे, लंच नहीं बनेगा, डिनर नहीं बन जाएगा उससे। उसके लिए तो बाकी प्रकृति के ऊपर ही कुछ काम करने की जरूरत है। इसका ये मतलब नहीं है कि व्यवहार जरूरी नहीं है। व्यवहार का अलग रोल है, सुविधा का अलग रोल है। सुविधा का प्रोडक्शन हम जब भी चाहते हैं, फिजिकल फैसिलिटीज का जब भी हम प्रोडक्शन चाहते हैं, तो उसके लिए तो रेस्ट ऑफ द नेचर के साथ, बाकी प्रकृति के साथ मिल करके ही काम करने की जरूरत है। और रेस्ट ऑफ द नेचर के साथ मेरा प्रोडक्शन का प्रोसेस सही है कि नहीं, उसका पहचान ये है कि मेरी प्रोस्पेरिटी
और नेचर की प्रोस्पेरिटी, ये दोनों अगर इंश्योर हो रहा है तो वो तरीका सही। अगर हमारी ही प्रोस्पेरिटी इंश्योर नहीं हो रही हो, हम ही अभावग्रस्त रह रहे हो, हमारी ही सुविधा की जरूरत पूरी नहीं हो रही है, तो प्रोसेस इंप्रूव करने की जरूरत। अगर हमारी सुविधा की जरूरत पूरी हो रही है लेकिन नेचर खराब हो रहा है, तो भी उसको इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि अगर नेचर खराब हो रहा है तो कल को लौट के तकलीफ तो हम ही को होने वाली है। अगर हमारे प्रोडक्शन के प्रोसेस में नेचर दिनों दिन खराब होने का काम हो रहा है, तो लौट करके उसकी तकलीफ भी तो हमें को झेलनी पड़ेगी। कौन झेलेगा? तो टेस्ट एकदम सिंपल है। दो, पहला ये कि जो भी यहाँ कहा जा रहा है उसको, जो आपने पहले कहीं पढ़ सुन रखा है उसको, जो समाज के प्रचलन में चल रहा है उसको, ये सब को जांच परख करके ये दो टेस्ट पर देखें। पहला, अपने से पूछ करके कि ये प्रस्ताव हमको सहज रूप में स्वीकार होता है, whether this proposal is naturally acceptable to me or not। पहला टेस्ट ये, अगर हमको सहज रूप में स्वीकार नहीं हो रहा है तो मेरे लिए तो सही नहीं है, इतना पक्का है, इतना पक्का है। और दूसरा टेस्ट ये है कि जी करके देखने की जगह पर अगर उस व्यवहार से हमको भी सुख मिल रहा है और जिसके साथ वो व्यवहार कर रहे हैं उसको भी सुख मिल रहा है, तो बात सही। हमको तकलीफ हो या आपको तकलीफ, तो उस व्यवहार को बदलने की जरूरत है। ऐसे ही जिस प्रोसेस से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, कुछ उत्पादन कर रहे हैं, अगर उससे हमारी भी प्रोस्पेरिटी हो रही है, नेचर की भी प्रोस्पेरिटी हो रही है, तो वो कार्य सही है, उत्पादन का जो तरीका, प्रोडक्शन का वो प्रोसेस सही है। और अगर वो नहीं हो रहा है तो प्रोसेस सही नहीं है, हमको लौट करके रिव्यू करने की जरूरत है। आप अपने से पूछ करके देखिए। 3 बातें। पहला ये कि आपको चीजों को जांच परख करके स्वीकार होता है, वो ज्यादा ठीक लगता है, या बिना जांचे परखे आप मान भर लें, ये आपको संतुष्टि देता है। पहली चीज। दूसरा, अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर चीजों को जांच परख करके देखना शुरू करें कि दिन भर में 20 गलतियां करने के बावजूद भी हमारा जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है वो सही के पक्ष में रहता है कि जिंदगी भर दूसरों से बेईमानी करने वाला व्यक्ति भी दूसरों से बेईमानी की अपेक्षा रखता है कि ईमानदारी की अपेक्षा रखता है? ईमानदारी की। हमारे यहाँ कहते हैं कि बेईमान से बेईमान व्यक्ति भी अपना जो अकाउंटेंट ढूंढता है, मुनीम ढूंढता है, वह ईमानदार ढूंढता है कि नहीं? तो स्वीकार तो उसको भी ईमानदारी ही है, स्वीकार उसको भी बेईमानी नहीं। कर भले रहा, विरोध भले कर रहा है, उसका पलट के विरोध कर दीजिए, नाराज हो जाएगा। तो पिताजी जब बच्चे को ये सिखा भी रहे होते हैं ना कि बेटा संसार में किसी पे भरोसा नहीं करना, तो ये कह रहे होते हैं कि बेटा किसी पे भरोसा नहीं करना, हमको छोड़ के कि नहीं, हमारी बात पे तो जरूर भरोसा करना, क्योंकि अगर हमारी ही बात पे भरोसा नहीं करोगे तो ये लाइन पे भी भरोसा नहीं होगी। तो हर जगह व्यक्ति को देखेंगे ना, भले वो अविश्वास के लिए बात कर रहा हो, एडवोकेसी कर रहा हो, अपमान के लिए एडवोकेसी कर रहा हो, विरोध के लिए एडवोकेसी कर रहा हो, स्वीकार तो उसको विश्वास ही होता है, सम्मान ही होता है, स्नेह ही होता है, अन्यथा स्वीकार नहीं। तो पहली चीज टेस्ट की ये है, और धीरे धीरे इस सहज स्वीकृति के आधार पर टेस्ट करने जाएंगे ना, तो आपको दिखेगा कि हर मानव में ये कॉमन है, एक जैसा दिखता है। सम्मान के भाव से जीना आपको भी सहज रूप में स्वीकार होता है, आपके बगल में बैठे हुए लोगों को भी सहज रूप में स्वीकार होता है, हमको भी स्वीकार होता है। जिनसे आप मिले हैं उनके लिए भी वो बात देख पाएंगे, जिनसे पहली बार मिलेंगे उनसे भी पूछेंगे तो यही उत्तर मिलेगा। तो ये दिखता है कि सहज स्वीकृति के टेस्ट को जब हम देखने जाते हैं
तो वो हर मानव के लिए एक जैसा दिखता है, कॉमन दिखता है, यूनिवर्सल दिखता है, सार्वभौमिक दिखता है, सार्वभौमिक दिखता है। इसी तरह से जब हम सम्मानपूर्वक जी रहे हैं तब भी, और जब अपमानपूर्वक जी रहे हैं तब भी, स्वीकार तो दोनों ही समय हमको सम्मान ही। जब हम ईमानदारी से जी रहे हैं तब भी, और जब हम किसी कारण से बेईमानी कर रहे हैं तब भी, स्वीकार तो हमको दोनों समय ईमानदारी ही। तो अपने लिए ये देखने जाएंगे ना, नेचुरल एक्सेप्टेंस को वेरीफाई करके, तो ये दिखता है कि हर मानव के लिए ये एक जैसा, अपने लिए भी हर समय ये एक जैसा बना रहता है। इस रूप में इसमें वेरिएशन नहीं है, बदलाव नहीं है, बल्कि कंसिस्टेंसी है, स्थिरता। कुछ निश्चित बातें ही हैं जो हमको सहज रूप में हमेशा ही स्वीकार हों। और इस वेरिफिकेशन को करने के लिए किसी बगल वाले से पूछने की जरूरत नहीं है, कुछ 150 किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं पढ़े हो तो भी अच्छा ही, क्योंकि ये सारा जांच परख करने का इनबिल्ट कैपेसिटी हम सबके अंदर है ही। इतना ही होता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ ये जो हमारी सहज स्वीकृति हमको अंदर कुछ बताती रहती है ना, हम उम्र बढ़ने के साथ साथ उसको दबाते चले जाते हैं, उसको चुप करने की कोशिश करते हैं, उसका गला घोट लेने की कोशिश करते हैं, दुनियादारी में होशियार होने के नाम पर। कि जीना तो होगा, अगर जीना है सफलतापूर्वक तो उसके लिए तो कहीं ना कहीं इसको इग्नोर करना ही पड़ेगा, ऐसा मान करके जीते हैं हम आज। और जितना ज्यादा हम अपनी ही सहज स्वीकृति के खिलाफ काम करते हैं ना, ये दिखता है कि उतना ज्यादा हमारे दुखी होने की गारंटी है। तो मैं बार बार ये बात कहता हूं, अपमान को हम कितनी भी शिद्दत से करें, कितना भी मन लगा के करें, विरोध को हम कितनी भी शिद्दत से करें, कितना भी मन लगा के करें, द्वेष को, घृणा को, नफरत को, ईर्ष्या को कितनी भी शिद्दत से, कितना भी मन लगा के हम करें, सफल नहीं हुए तब तो परेशान रहेंगे। करने में सफल हो गए तो भी परेशानी उतनी ही बनी रहेगी, क्योंकि अपमान, क्रोध, विरोध ये हमको खुद ही स्वीकार नहीं। तो जिस क्षण से मैं अपमान की सोचता हूँ, विरोध की सोचता हूँ, द्वेष की सोचता हूँ, ईर्ष्या की सोचता हूँ, हमारे ही अंदर दो कंपार्टमेंट बन जाते हैं जो एक दूसरे के विरोध में खड़े। क्योंकि जैसा होना हमको सहज रूप में स्वीकार है, वो तो सम्मान ही, वो तो स्नेह ही। करने की जगह पर, जैसा मैं हूं की जगह पर, हम यहाँ कभी सम्मान करते हैं, कभी अपमान करते हैं, कभी स्नेह करते हैं, कभी विरोध करते हैं, कभी शांति में भी रहते हैं, कभी क्रोध में भी रहते हैं। जो हमको सहज रूप में स्वीकार है, जब हम वैसे होते हैं तो हमारे अंदर हार्मनी की स्थिति होती है, एक आराम की, एक हैप्पीनेस की, एक सुख की स्थिति। जब भी हम अपने अंदर कुछ वैसा कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं, जो हमको खुद ही सहज रूप में स्वीकार नहीं है, हमारे दुखी होने की गारंटी। क्यों? क्योंकि हम अपने ही नेचुरल एक्सेप्टेंस के खिलाफ काम कर रहे हैं। हमने अपने ही अंदर अपने को दो टुकड़े में बांट लिया है, और ये दोनों टुकड़ा ही एक दूसरे के साथ संघर्ष कर रहा है, विरोध में खड़ा है, एक दूसरे के साथ उलझा हुआ है। और अपने ही अंदर अगर वो अंतर विरोध हो गया, अपने ही अंदर अगर वो उलझन हो गई, हम खुद ही कुछ ऐसा सोच रहे हैं और कर रहे हैं जो हमको सहज रूप में स्वीकार नहीं है, तो हमारे दुखी होने की गारंटी है। कोई दूसरा नहीं चाहिए जो हमको दुखी करे। और दूसरा टेस्ट ये कह रहे हैं कि जी करके देखने की जगह पर अगर उस व्यवहार से मेरे साथ साथ दूसरे को भी सुख मिलता है तो वो प्रस्ताव सही है। माइक दे दीजिएगा। ये जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन वाली प्रोसेस जो है, उसमें
एक द्विधा या एक डिलेमा ये रहता है, मैं जो मेरे लिए जो करता हूँ वो तो मुझे सही लगता है, मैं किसी और के लिए कोई और मापदंड से करता हूँ वो भी मुझे सही लगता है, पर सामने वाले को वो चीज़ सही नहीं लगती है और कॉन्फ्लिक्ट अरेज होता है। ये प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरेशन के उसमें अगर मैं एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन के हिसाब से मैं देखूँ तो मैंने तो बहुत सारा विश्वास करके वो चीज़ को एक्सेप्ट किया था या मैंने उसको सहज रूप से ले लिया था। जबकि मैं दूसरे फेज में जो जाता हूँ जहाँ पे मैं सुख चाहता हूँ, निरंतरता चाहता हूँ, वहाँ पे मैं मेरे खुद के लिए मापदंड अलग करता हूँ, मैं मेरे सामने जो है, मेरे साथ में जो है उसके लिए मापदंड अलग करता हूँ। तो ये वाली जो प्रोसेस रहती है उसको दर्शन कैसे देखते हैं? दो अलग अलग मापदंडों से अगर हम दो अलग अलग मेजरमेंट या स्टिक से ही जब हम मापने की कोशिश कर रहे हैं तो इसको ईमानदारी कहेंगे कि धूर्तता कहेंगे? उत्तर इतना साफ है कि अगर वो यार स्टिक को ही हम बदलने का काम कर दिए तो पूरे संसार में बेईमानी का मतलब ही इतना है जी। 1 लीटर का बर्तन लेके उसको 900 ml का कर देते हैं, बेईमानी इसी को कहते हैं। वो पुरानी कहानी है, कहते कि यूएस में एक किसान जो है वो किसी को वो देता था, मक्खन देता था, बटर। तो एक दिन उसके ऊपर केस हुआ कि तुम पहले 250 ग्राम बटर देते थे, अब तुम 250 ग्राम के नाम पर 200 ग्राम देने लगे। तो जब अदालत में वो बात हुई कि क्यों तुम ऐसा करते हो, तो उसने कहा कि सर मैं तो कोई अपने यहाँ मापने का पैमाना भी नहीं रखा, ये जिस आदमी ने कंप्लेन किया है ये हमारे यहाँ ब्रेड देने का काम करता है और 250 ग्राम ब्रेड ये डेली देता है हमको, तो मैं तो एक साइड ब्रेड रखता हूँ, दूसरे साइड बटर तोड़ के दे देता हूँ उसे। तो अगर ये 250 ग्राम की जगह 200 ग्राम निकला है तो एक बार इसका ब्रेड चेक करना चाहिए कि वो कितना। तो जीने के डिजाइन तो अभी हम ऐसा बना लिए हैं कि हम दूसरे को ब्रेड दे रहे हैं 250 ग्राम के नाम पर 200 ग्राम, वो हमको नहीं दिख रहा। बटर चाहिए दूसरे से 250 ग्राम पूरा, कैसे मिलेगा जी? कैसे मिलेगा? अगर जिंदगी का ये डिजाइन बना करके हम चलेंगे एक दूसरे के साथ तो कैसे मिलेगा? तो मेजरमेंट के यार्ड स्टिक को ही अगर हमने अलग अलग रख लिया है, अपने लिए कुछ और दूसरे के लिए कुछ और, तो समस्या मेरी है कि दूसरे की है, ये तो पहचानने की जरूरत पड़ेगी। तो अल्टीमेटली ये ऑथेंटिसिटी जब अपनी तरफ से आता है, वो अपने में जब वेरीफाई करके हम चीजों को जांच परख करते हैं और उन्हीं पैरामीटर्स के साथ हम दूसरों से भी जीने का काम करते हैं, तभी चीजें ठीक हो सकती हैं। हमको अपने लिए तो दिख रहा है कि शांति स्वीकार है, क्रोध स्वीकार नहीं, लेकिन जब दूसरे को डांटने जाते हैं तो कहते हैं नालायक तुम तो सुधरोगे नहीं बिना क्रोध किए। हम जब दूसरों से अपेक्षा रखते हैं तब तो सम्मान की अपेक्षा रखते हैं कि हमसे तो जब भी बात किया जाए तो सम्मान से ही किया जाए, स्नेह से ही किया जाए। दूसरे को जब बात करना होता है कहते हैं तुम बात ही ऐसी करते हो कि अपमानजनक ढंग से जवाब देना पड़ता है, तुम बात ही ऐसी करते हो कि गुस्सा करना पड़ता है। ये जो पैमाने हमने अलग अलग रख लिए हैं ना, ये समस्या तो फिर मेरी है। अपने को मेजर करने के लिए अगर अलग यार्ड स्टिक यूज कर रहे हैं हम, दूसरे को मेजर करने के लिए अलग यार्ड स्टिक यूज कर रहे हैं हम, तो प्रॉब्लम तो फिर हमारी है, ये तो पहचानना ही होगा। और जितना आराम से इसको देखेंगे ना उतना दिखाई देगा कि गलती से गलती करता हुआ आदमी से भी आप पूछिए कि मूल में सम्मान स्वीकार है कि अपमान, स्नेह स्वीकार है कि विरोध, विश्वास स्वीकार है कि शंका। उसके पूरे संसार के ऊपर उसको शंका हो सकती है कि लोगों को क्या स्वीकार है पता नहीं, अपने लिए डाउट नहीं होता। अपने लिए तो यही कहता है कि मैं तो विश्वास पूर्वक ही जीना चाहता हूँ, ये दुनिया जीने लायक नहीं है, छोड़ती नहीं है हमको, मैंने तो 20 बार विश्वास किया, लोग लूट ले जाते हैं, क्या करूं मैं तो सम्मान पूर्वक ही जीना चाहता हूं दूसरों के साथ, लेकिन ये अपमान झेल झेल करके अब हमको ऐसा करना पड़ता है। मैं तो स्नेह से ही जीना चाहता हूं दूसरों के साथ, दूसरा विरोध किए जाता है, क्या करूं मैं इसका?
ये सब जगह पर देखेंगे ना तो ये दिखेगा कि मूल चाहना के रूप में तो वही चाहना हमारी भी है, सहज रूप में स्वीकार वही हमको भी है, वही आपको भी है, उसमें वेरिएशन नहीं दिखता है। विपल भैया चाय की क्या स्थिति? 30 मिनट्स, ठीक। कल से चाय को थोड़ा अर्ली कर दे सकते हैं, अराउंड 3:40। अभी हो जाएगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं तब तक सेशन चला देता हूँ। तो इस प्रोसेस से वेरीफाई करके देखेंगे ना तो बहुत साफ साफ दिखता है कि जो हमको सहज रूप में स्वीकार है वही आपको भी है। और यहाँ पर थोड़े बहुत डाउट भी अगर कहीं हो जाए ना तो जीने की जगह पर ये देख लें कि वैसा व्यवहार करने से अगर हमको भी सुख मिल रहा है और अगले को भी सुख मिल रहा है तब तो बात सही है। अगर दो में से किसी को परेशानी हो रही है तो बात सही नहीं है। ऐसे ही कार्य की जगह पर अगर हमारी प्रोस्पेरिटी हो रही है और नेचर की भी प्रोस्पेरिटी हो रही है तब तो बात सही है, नहीं तो सही नहीं। टेस्ट इतना सिंपल है जिसके लिए कोई बहुत किताब पढ़े होने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत इंस्ट्रूमेंट लगाने की जरूरत नहीं है, कोई बगल वाले से पूछने की जरूरत नहीं है, कोई नकल करने की या चोरी करने की जरूरत नहीं है। अपने में ही पलट करके हम पूछते हैं तो हम में से हर आदमी में ये कैपेबिलिटी है कि वो देख सकता है कि उसके लिए क्या सही है क्या सही नहीं। और जितना जितना हमको मानव समझ में आता जाता है उतना उतना ये दिखता है कि जो मेरे लिए सही है वही आपके लिए भी सही है। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज के दिन संसार में हम हर चीज के ऊपर विश्वास कर पाए हैं, उसका अध्ययन करके। कुर्सी पर आप इतने आराम से बैठे हुए हैं क्योंकि आपको भरोसा है कि कुर्सी नहीं टूटेगी और आप गिर नहीं जाएंगे। इस हॉल में इतने आराम से बैठे हुए हैं क्योंकि भरोसा है इस बात का कि ये छत नहीं टूटेगा और गिर नहीं जाएगा। अगर अभी अनाउंसमेंट होने लगे कि ये छत टूटेगी, अभी गिरने वाली है आपके सिर पे, हमारा बात वाला बाद में सुनेंगे, पहले दरवाजे से बाहर आएंगे। ये बाकी सारी चीजों का अध्ययन करके हम बहुत आश्वस्त हो गए हैं। हाथ में पॉइंटर पकड़े हुए हूँ, मैं जानता हूँ स्लाइड आराम से मैं बढ़ा सकता हूँ, पीछे कर सकता हूँ, आगे कर सकता हूँ, कहीं दिखाना है लाइट तो दिखा सकता हूँ। ये बाकी सारी चीजों का अध्ययन करके उस पर उतने आश्वस्त हो गए, भरोसा हो गया। बस एक आदमी है जिसके ऊपर भरोसा हम लोगों का नहीं रहता, न हमारा दूसरों के ऊपर है न दूसरों का हमारे ऊपर। स्थिति ऐसी हो गई क्योंकि इतने अनिश्चित आचरण के साथ हम एक दूसरे के साथ जीना शुरू कर दिए हैं कि किसको सच माने अल्लाह और किसको सच माने हम। ये कठिनाई में उलझ गए हैं हम सब। और उस कठिनाई का मूल कारण ये है, जो उदाहरण मैं हर बार देता हूँ, पेड़ पौधों को देखेंगे तो उसका आचरण उसके बीज से तय है। अगर हमने आम का बीज लगाया है तो मैं निश्चिंत रह सकता हूँ कि इससे जो पौधा निकलेगा वो आम का ही निकलेगा और जो इसमें फल लगेगा वो आम का ही लगेगा। नीम का बीज अगर मैंने लगाया है मैं निश्चिंत रहता हूँ कि जो पौधा निकलेगा वो आम का ही निकलेगा, नीम का ही निकलेगा और जो उसमें फल आएंगे वो नीम के ही हैं। तो पेड़ पौधों की जगह से देखते हैं तो बीज के आधार पर उसका आचरण तय हो जाता है। इस आधार पर उन पर भरोसा होता है। पशु पक्षियों में देखेंगे ना तो उनका आचरण उनके वंश से तय होता है। तो गाय के वंश में पैदा हुआ है तो गाय बनेगा, शाकाहारी होगा, घास खाएगी, दूध देगी, गोबर देगी, पक्का। कुत्ते के वंश में पैदा हुआ है तो कुत्ते जैसा आचरण। शेर के वंश में पैदा हुआ है तो शेर जैसा आचरण। ये निश्चित। कुत्ते का बच्चा शेर नहीं होता, शेर जैसा आचरण नहीं करता, न शेर का बच्चा कुत्ता होता है और कुत्ते जैसा आचरण। वंश के आधार पर उनका आचरण निश्चित।
आदमी में आके देखेंगे तो ये दिखता है कि आदमी का बच्चा भी शक्ल सूरत से तो आदमी जैसा होता है। वो तो होता है, आचरण के रूप में क्या करेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। ये उसके वंश से नहीं तय होता। अच्छे माँ बाप के बेटे भी नालायक दिखाई देते हैं, नालायक माँ बाप का बेटा भी अच्छा दिखाई देता है। जिनके माँ बाप को अंग्रेजी नहीं आती हो उनका बेटा भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है। जिनके माँ बाप को गणित और विज्ञान नहीं आते हो उनके बच्चे को भी गणित और विज्ञान आता है। तो ये दिखता है कि एक मनुष्य का आचरण निर्भर करता है उसके शिक्षा और संस्कार। जिस तरह का शिक्षा संस्कार उसको शुरू से मिलता है उस तरह से उसका विकास हो जाता है, उस तरह से उसका आचरण हो जाता है। और जब इस शिक्षा संस्कार की हम बात कर रहे हैं तो ये कोई सिर्फ स्कूल कॉलेज के संदर्भ में नहीं है। स्कूल कॉलेज शिक्षा संस्कार देने की एक जगह है, घर परिवार उसको देने की दूसरी जगह है। घर परिवार उसको देने की दूसरी जगह। ये समाज, मीडिया, रेडियो, एडवर्टीजमेंट, टेलीविजन ये उसको देने का एक और जगह है। इन सब जगहों से आज के दिन हम कुछ न कुछ समझने सीखने का काम करते ही रहते। घर परिवार से बहुत सारा मिलता है, स्कूल कॉलेजेस से मिलता है, मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, एडवर्टीजमेंट, ड्रामा, थिएटर, इंटरनेट, इन सब से जो हम देख रहे होते हैं वो सबसे हमारा अपना सेटिंग अप होने का काम होता है। अपना जो शिक्षा संस्कार है वो चलता रहता है लगातार। तो मनुष्य के आचरण को अगर देखेंगे वो तो उसके शिक्षा संस्कार पर निर्भर करता है। ये तीनों जगह का शिक्षा संस्कार, स्कूल कॉलेजेस का, घर परिवार का, मीडिया, एडवर्टीजमेंट, रेडियो, टेलीविजन। दुर्भाग्य आज के दिन ये हो गया है कि स्कूल कॉलेजेस का भी ज्यादातर जो समय जाता है वो मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, कुछ लैंग्वेज सिखा देने में जाता है। घर में भी जो बच्चा लौट के आता है तो माँ बाप का टाइम चला जाता है स्कूल के दिए हुए होमवर्क को पूरा करने, और बचे समय में बच्चा खाना खा ले, अगले दिन टाइम से स्कूल पहुंच जाए, घर का मेजर रूटीन उसी में चला। समाज में भी मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, एडवर्टीजमेंट को आप देखेंगे ना तो मैं हर बार कहता हूँ कि अगर आप 2-4 सीरियल देख लेना स्टार प्लस के तो आपको बाप बेटे के बीच, सास बहू के बीच झगड़ा करने के जो तरीके नहीं आते होंगे वो सब भी आप सीख लेंगे। एक्सपर्टीज हो जाएगी आपकी उसकी। अगर 2-4 सीरियल लगातार 2-3 महीना देख लें तो कितने तरह से छल कपट किया जा सकता है, झगड़ा किया जा सकता है, धोखा दिया जा सकता है, वो सब तरीकों को सीखने का काम होता है जी है ना। तो ये दिखता है कि ये तीनों जगह स्कूल, कॉलेज, घर परिवार और मीडिया, एडवर्टीजमेंट, अगर ये तीनों जगहों से शिक्षा संस्कार के नाम पर हम कुछ अक्षर ज्ञान ही देने का काम कर रहे हैं तो बच्चे को अक्षर ज्ञान आता भी। एक जनरेशन पहले जितनी अंग्रेजी लोगों को आती थी आज उससे ज्यादा आती। क्यों? क्योंकि हम अंग्रेजी पढ़ाने सिखाने का काम कर रहे हैं, संस्कार ठीक देने का काम नहीं कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे खराब होता हुआ भी दिखाई दे सकता। बल्कि जिस तरह से मीडिया, एडवर्टीजमेंट, रेडियो, टेलीविजन के प्रोग्राम्स को, सीरियल्स को देखेंगे ना तो आजकल छोटे छोटे बच्चों के भी जो कार्टून्स और सीरियल बने होते हैं वो एक दूसरे के साथ विरोध करने का, बदला लेने का, नीचा दिखाने का भरे पड़े। हमको पता भी नहीं चल रहा है कि हम बड़े लोग अपने द्वेष को, विरोध को, ईर्ष्या को उस छोटे बच्चे के मानस में इम्प्लांट करने का काम करते, वो हम डाले जा रहे हैं लगातार उसमें, लगातार। घर परिवार और स्कूल की हालत ऐसी हो गई है कि हमारे यहाँ जब बच्चा कोई घर में बदमाशी करता है तो उसको माँ बाप कहते हैं कि बेटा स्कूल में टीचर इतना भी तमीज नहीं देते हैं कि माँ बाप से बात कैसे की जाए। घर में आए हुए किसी को अगर नमस्ते नहीं करता बच्चा ना तो माँ बाप कहते हैं बेटा स्कूल में टीचर इतना भी नहीं सिखाते हैं कि घर में आए हुए लोगों को नमस्ते करना होता।
स्कूल में जब बच्चा कुछ ठीक नहीं करता ना, टीचर के साथ कुछ उल्टा जवाब दे दे, कुछ पकड़ दे, कुछ कर दे। जो दीदी आप कह रही है ना, माँ बाप ने इतना भी नहीं सिखाया है तुमको कि टीचर्स के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, शिक्षकों का सम्मान कैसे किया जाता है, माँ बाप ने तुमको इतना भी नहीं सिखाया। तो जाने अनजाने हम टीचर्स ने ये मान लिया है कि बच्चे को ठीक संस्कार देना माँ बाप की जिम्मेदारी, हमारा काम तो अक्षर ज्ञान देना। माँ बाप ये मानते हैं कि जब 8 घंटे के लिए बच्चे को स्कूल भेज दिए, फीस भी दे ही रहे हैं, तो अब जो करना है तुम करोगे, हम क्या करेंगे इसमें। हमारा काम तो फीस देना है जो टाइम से दे दे रहे हैं, हमारा काम तो ड्रेस तैयार करके देना है जो दे दे रहे हैं, हमारा काम तो सुबह 6:50 पे बस आने वाली है तो बच्चे को तैयार करके खड़ा कर दिए। हम मानते हैं हमारी जिम्मेदारी पूरी हो पूरी। तो जो हिस्सा लगातार छूटा जा रहा है इन सब जगहों से, उसकी तकलीफ तो होगी ही, तकलीफ तो होगी। तो एक बच्चे का जो आचरण ठीक होता है वो तो शिक्षा संस्कार के प्रोसेस से ठीक होता है, जो घर परिवार से भी मिलता है, स्कूल कॉलेजेस से भी मिलता है, शिक्षा संस्थानों से भी मिलता है। अगर इस पूरे रेंज पर हम ठीक करने का काम करेंगे तो चीजें ठीक चलेंगी। तो मुद्दा ये नहीं है कि ये जिम्मेदारी सिर्फ घर परिवार की है कि स्कूल कॉलेज की है कि समाज की। हमारी जगह से पूछिएगा तो ये भूमिका तो हम सब की है। हम पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स की जगह से भी वो जिम्मेदारी, टीचर हैं तो टीचर की जगह से भी वो जिम्मेदारी, और सोसाइटी में किसी रोल को हम प्ले करने का काम कर रहे हैं तो वहां भी हमको उतनी ही जिम्मेदारी से सोचने की जरूरत है। अन्यथा ये शिक्षा संस्कार के नाम पर जो कमियां परोसने का काम हम कर देते हैं, वो अगर बच्चे के अंदर चला गया तो बहुत तकलीफ देने वाला है उसको। आगे उसकी परेशानी और पीड़ा लगातार बढ़ने वाली। नहीं, कोई और प्रश्न हो इस पर तो बताइए, हम एक बार उसको रिस्पॉन्ड करके फिर बढ़ते हैं आगे। माइक दे दीजिएगा प्लीज। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा सवाल है कि लोग अक्सर कहते हैं कि आप अच्छा काम करो, लेकिन ये क्यों नहीं कहते कि मेरे से अच्छा करो? ऐसा क्यों होता है? वो ये मानते हैं कि हमसे अच्छा तो दुनिया में कोई पैदा ही नहीं। वो ये मानते हैं कि अस्तित्व में जितना अच्छा होना था वो सब अपने हो गया है। अब बहुत बार देखेंगे ना बारीकी से तो आपको दिखता रहेगा हर पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी को कोसती रहती है। 20 साल पहले भी अगर आप बुजुर्गों की बात सुनते ना तो यही कहते थे ये पीढ़ी तो नालायक होती जा रही है, इनका कुछ नहीं हो सकता। आज भी अगर सुनेंगे ना तो यही सुनने को मिलेगा कि ये पीढ़ी तो नालायक हो गई, कुछ नहीं हो सकता। हम लोग जब किसी दर्शन की फिलॉसफी की बात करते हैं, जो अलग अलग फिलॉसफी से जुड़े हुए लोग हैं, उनका पहला लाइन यही होना था कि हमारे ऋषि मुनि जो कर गए तुम उससे ज्यादा कुछ कर दोगे क्या? यही लाइन होता है कि हमारे पूर्वज जो कर गए उससे ज्यादा कुछ बेहतर कर दोगे क्या? ये भरोसा नहीं होता है कि मैं पहले भी किसी आदमी ने कुछ किया होगा, आज भी आदमी ही है, क्यों नहीं बेहतर कर सकता है? जब मोबाइल समय के साथ बेहतर हो सकती है, गाड़ियां समय के साथ बेहतर हो सकती है, तो आदमी की समझ समय के साथ क्यों नहीं बेहतर हो सकती? उसको एक्सप्रेस करने का तरीका समय के साथ क्यों नहीं बेहतर हो सकता? और अगर नहीं बेहतर हो रहा है तो इसका मतलब तो इतना ही है कि हम उस एरिया में ध्यान देने का काम नहीं कर रहे हैं। ध्यान जिस एरिया पर भी देंगे तो प्रोग्रेस तो होगा ही जी, होगा ही। करते नहीं है उस एरिया में काम तो ये तकलीफ हो, ये तकलीफ। तो कठिनाई तो यहाँ है, खास करके इस देश में तो जितना आप सुनिए यही सुनाई देगा कि अतीत बहुत अच्छा था। तो हो रहा है, डे बाय डे, ऐसा तो नहीं
जी माइक लेके कहेंगे तो आवाज आएगी, मैं आपकी बात को रिपीट कर देता हूँ। हाँ, कल से आज या भविष्य में जो भी हो, बेहतर तो हमेशा हम बनाते जाते हैं, लेकिन कभी किसी मनुष्य को क्रेडिट मिलता है और कभी किसी को नहीं मिलता। जी क्रेडिट बाहर से कोई दूसरा दे चाहे ना दे, अगर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का काम हम करते हैं ना, तो उसकी सबसे पहली तृप्ति तो हम ही को मिलती है। उसकी सबसे पहली तृप्ति तो हम ही को मिलती है। और रही बात बेहतर करने की, तो जिन चीजों पर हम ध्यान दे रहे हैं उसमें तो बेहतर हो रही है। तो अंग्रेजी को घर घर पहुंचाने पर काम कर रहे हैं तो उसमें बेहतर हो गए। मोबाइल को घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं तो उसमें बेहतर हो गए। कपड़े के फैशन और डिजाइन को दिनों दिन बेहतर करने का काम कर रहे हैं तो उसमें हो गए। घर और एसी की क्वालिटी को दिनों दिन बेहतर करने का काम कर रहे हैं तो हो रहे। कैमरा को दिनों दिन बेहतर करने का काम कर रहे हैं तो हो भी रहा। लेकिन जो मुद्दा छूट जा रहा है, व्यवहार को ठीक करने का मुद्दा अगर छूट रहा है, तो जरूरी नहीं है कि दिनों दिन व्यवहार बेहतर हो रहा है। अपने भाव को ठीक रखने का मुद्दा अगर नहीं ध्यान में जा रहा है, तो जरूरी नहीं है कि दिनों दिन बेहतर हो। उत्पादन के तरीके में अगर प्रकृति का ध्यान रखने के बदले उसको एक्सप्लॉइट करने का काम शुरू कर दिए हैं, तो जरूरी नहीं है कि दिनों दिन बेहतर। तो जिस एरिया पर भी हम ध्यान दे करके ठीक होने और करने का काम करते हैं, वहां बेहतर। व्यवहार के मुद्दे में ऐसा हो गया है कि हम सब दूसरे को उपदेश देते हैं ठीक होने का, अपना नंबर ही नहीं। तो हम सब दूसरों को उपदेश देने में एक्सपर्ट हो गए। किसी से भी आप उपदेश ले लीजिए, वो इतना देगा कि आप कहेंगे बस है, बस करो, थोड़ा ओवरडोज हो गया। क्योंकि दूसरों को बताने की जगह से वो एक्सपर्टीज हम सब हासिल कर अपने पर ध्यान जाने का काम नहीं होता, तो अपना कोई बदलाव नहीं। और जब हमारे में ही वो सारा ज्ञान रख के बदलाव नहीं हो रहा है, तो दूसरे को वो सारा उपदेश उड़ेल भी देंगे तो क्या होगा जी? क्या हो जाएगा? तो ये जगह है, जिन मुद्दों पर हमने काम किया है उसमें तो दिनों दिन बेहतर हुए हैं, ये बात सही। पर जो मुद्दे अछूते रह जा रहे हैं, काम उस पर ठीक से करने की जरूरत है। कोर बात में जो हर बार ध्यान दिला रहा हूं वो ये कि जिन जगहों पर हमने बहुत हाथ पैर मारे हैं, वहां उपलब्धियां हुई भी, लेकिन जीने के जो और डायमेंशन छूटे जा रहे हैं, काम तो उसी पर करने की जरूरत है। और उस डायमेंशन का काम तो उसी डायमेंशन को ठीक करने से होगा। तो व्यवहार को ठीक करने से ही व्यवहार ठीक होगा, विचार को ठीक करने से ही विचार ठीक होगा, भाव को ठीक करने से ही भाव ठीक होगा, समझ को ठीक करने से ही समझ आएगी और मान्यताओं से मुक्ति मिलेगी। हम सोचेंगे कि सुविधा और पैसा से ही ये सब हो जाए, ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव? सुविधा की जरूरत नहीं है ऐसा नहीं है, निश्चित रूप से जरूरत है, लेकिन सुविधा से जो हो सकता है वही तो होगा। जो हो नहीं सकता है वो होने का काम तो नहीं होगा जी। आराम से बैठो, नहीं ये तो आ जाएगा। कोई और बात कहना कि नहीं? तो थैंक यू। ठीक है, बढ़िया। तो हम आगे जो करना चाहते हैं वो थोड़ा हैप्पीनेस और क्या है उस पर थोड़ी चर्चा को शुरू करते हैं। कल सुबह के सेशन में थोड़ा प्रोस्पेरिटी पर चर्चा को शुरू करेंगे। ये ह्यूमन बीइंग का जो गोल है हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी, जिसके लिए हम सब एस्पायर करते हैं, तो हैप्पीनेस का मतलब क्या है,
उसको थोड़ा समझने से काम शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि ह्यूमन बीइंग को समझने के संदर्भ में हम आज का और कल का मेजर समय लगाना चाहते हैं। कल शाम से या परसों सुबह से हम फिर रिलेशनशिप के, परिवार के संबंध के मुद्दों को एक्सपेंड करने का काम शुरू करेंगे और एक एक करके जिस डायमेंशन का प्रॉब्लम है उस डायमेंशन पे हम उसको सॉल्व करके देखते हैं। तो संबंध वाले प्रश्नों को अब एक बार के लिए मैं रोक लेता हूँ, उन चर्चाओं को। कल शाम या परसों सुबह से जब वापस रीस्टार्ट करेंगे तो रिजॉल्व करने की जगह से देखेंगे कि कैसे उसको हल करने का काम किया जा सकता है। अभी हम ह्यूमन बीइंग के रूप में थोड़ा खुद को ठीक समझने के काम को कर लें तो मनुष्य के साथ संबंध वाले भाग को भी ठीक से समझा जा सकता है। मुझे ये बताया गया है कि चाय का टाइम हो गया है और चाय तैयार भी हो गई है, तो हम सोचते हैं पहले चाय पी लेते हैं, लौट करके आते हैं तो हैप्पीनेस की चर्चा को शुरू करते हैं।